ठीक नहीं। ऐसा कुछ नहीं अम्मी। तो बेटा कल दावत में भी तुम किसी से बात नहीं कर रही थी। कोई कुछ पूछता भी तो बस हूं हाँ करके टाल देती थी। ऐसा करोगे तो लोग शक में मुब्तला हो जाएंगे कि शायद जबरदस्ती की शादी थी। आप सुबह सुबह तकरीर देने आई हैं। सुबह सुबह आधा दिन ढल गया है बेटा। तुम इस घर की मालकिन हो, कमरे से बाहर निकलो, काम काज को देखो। अम्मी इस घर में नौकर हैं घर के काम काज देखने के लिए। इन नौकरों के सर पे सवार होना पड़ता है तब ये काम करते हैं। तो आप मेरे सर पे सवार होने के बजाय उनके सर पे क्यों नहीं सवार हो रही? कैसी बातें कर रही हो? घर की मालकिन तुम हो, मैं भला इन्हें कुछ कहती हुई अच्छी लगूंगी? अच्छा चलो ठीक है, अगर घर के काम में दिल नहीं लगता कम से कम अपने शोहर की तरफ तो तवज्जो दो। शानो बता रही है वो सुबह लस्सी का एक गिलास पी के जमीनों पे चला गया। जल्दी उठा करो बेटा, उसके साथ नाश्ता करो, उसकी तरफ तवज्जो दो। कर लूंगी मैं उसका ख्याल। पहले तो शानो का कुछ करती हूँ मैं। आ जाओ शानो, ये पी लो बेटा, मैं जरा कुछ काम देख लूं। सरिया बीबी, चौधरी अली की बीवी और बहनें आपसे मिलने के लिए आई हैं। मुझे नहीं मिलना किसी से। मैंने उन्हें बैठक में बिठा दिया है। क्यों? तुमने मुझसे पूछा था क्यों बिठाया उन्हें? जी वो अमीना बीबी कहती थी जो भी मेहमान आए उन्हें इज्जत से बिठाया जाए। मीना बीबी कहती थी। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, वो नहीं है। जो मैं कहूंगी वो होगा, समझी? जी मैंने अभी उनसे कह दिया है कि आप घर पर हैं। आइंदा पहले मैं आपसे पूछ लिया करूंगी, पर अभी आप उनसे मिल लें। जी पीछे पड़ गई हो, मैंने बोल दिया ना मुझे नहीं मिलना। नहीं मिलना तो नहीं मिलना। क्या हो गया शानो, क्या बात है? वो चौधरी अली की बहनें और बीवी आई हैं तो इस सरिया बीबी से मिलना था। हाँ मैं भी यही बताने आई थी कि कुछ मेहमान आए हैं। अच्छा तुम चलो, मैं भी फरी को लेकर आती हूँ। देखो बेटा, मैं भी तुम्हें कितना समझा के गई थी। तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ तो तुम्हें मिल गया। जेवर, कपड़ा, मुलाजिम, ये सब तो नसीब वाली लड़कियों को मिलता है। मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं सोचा करती थी कि मेरी हसन से शादी होगी तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, बहुत सारा जेवर पहनूंगी और नौकरों पे हुक्म चलाऊंगी चौधराइन बन के। लेकिन मैं तो बहुत ही अजीब सी चौधराइन बन गई हूँ। मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का दिल चाहता है, ना जेवर पहनने का दिल चाहता है, ना नौकरों पे हुक्म चलाने का दिल चाहता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे हर चीज की हवस थी और अब मैं एक बनिए की तरह हो गई हूँ जो एक तिजोरी में सब कुछ कैद करके बैठ गया है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे अम्मी। दिल चाहता है मैं इस कमरे में बैठी रहूं, इन चार दीवारियों के बीच, किसी से नहीं मिलूं, कुछ ना करूं। फरी बेटा, दिल चाहे या ना चाहे कुछ चीजें हमें दुनियादारी के लिए भी करनी पड़ती हैं। तुम नई दुल्हन हो, लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। बेटा दिल पे जबर करके ही सही, लेकिन तुम्हें अच्छा जेवर कपड़ा पहनना चाहिए। सब तुमसे मिलेंगे पहली मर्तबा, ठीक है? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं उन लोगों के पास जब तक बैठती हूँ। यस डॉक्टर साहब अंदर आ जाओ। अरे हाँ मेहरबानो, आओ प्लीज कम।
बैठो ना, खड़ी क्यों? वो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। उन्होंने मुझे नौकरी दे दी और रिहाइश भी दे दी है। चलें, ये तो अच्छी बात है। रहने की जगह कैसी लगी आपको? रहने की जगह मिल गई है ना, बहुत है। तो मेरा मतलब था कि अगर कमरे में कलर वगैरह चेंज कराने की जरूरत है तो मैं नासिर को कह देता हूँ। आपको कौन सा कलर पसंद है वैसे? मुझे सारे रंग एक जैसे ही लगते हैं। सब रंग एक जैसे नहीं होते। हर रंग का एक अलग मतलब होता है। इंसान को जो रंग पसंद होता है वो उसके अंदर की कैफियत की अक्कासी करता है। कोई तो रंग पसंद होगा आपको, बताइए, मैं वही करवा दूंगा। स्याह स्याह रंग करवा दें। चले, मैं अपनी मर्जी का कोई कलर करवा देता हूँ। आप अपना ध्यान बांटने की कोशिश किया करें। अच्छा ये बताएं, स्कूल लाइफ में कोई हॉबी थी आपकी? जवाब देते हैं, सिर्फ सर नहीं हिलाते। कभी कभी आप भी पहल कर लिया करें बात करने में। लोगों से बातें किया करें, हंसा करें, बोला करें, जो भी दिल में आए बोल दिया करें। नए दोस्त बनाए, उन दोस्तों से दिल की बात करें। अच्छा, टीवी पर किस किस्म के प्रोग्राम्स पसंद है आपको? मैं टीवी बहुत कम देखती थी। फिल्में देखती? कभी तो सिनेमा गई होंगी? हाँ, एक बार गई थी अम्मी के साथ। तो कौन सी फिल्म देखी? मुगले आजम। अम्मी को बहुत पसंद थी। वो जब कलर में आई थी ना तो मैं और अम्मी साथ देखने गए थे। जब हम लोग बाहर निकले सिनेमा से तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। क्यों? डांटा क्यों? वो जब बादशाह अनारकली को दीवार में चुनवा रहा था ना तो मुझे बहुत रोना आया। मैं बहुत आवाज से रोने लग गई और जो लोग आगे पीछे बैठे हुए थे वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। फिर जब हम बाहर निकले तो बजाय इसके कि अम्मी मुझे चुप कराती, मुझे डांटने लग गई। अम्मी चाहती थी कि मेरा दिल मजबूत बने, मैं बात बात पे रोया ना करूं। अगर कोई मुझे तंग करे तो मैं पलट के जवाब दूं। अम्मी चाहती थी कि मैं एक बहादुर लड़की बनूं। मेहरबानो, मैं भी चाहता हूं कि आप एक बहादुर लड़की बन जाए। और बहादुर बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती, पलटकर उस शख्स को जवाब देने की जो आपको तंग कर रहा है। जवाब देना बदतमीजी होती है। तंग करना बदतमीजी होती है। तंग करने वाले को पलटकर जवाब देना बदतमीजी नहीं, बहादुरी होती है। हम अक्सर लिहाज में सामने वाले को जवाब नहीं देते और वो उसे हमारी कमजोरी समझ लेता है। सही वक्त है बहादुर बनकर अगर ये पूछ लिया जाए कि उसके साथ मसला क्या है तो बहुत बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन बहादुर बनना आसान नहीं है। अपने अंदर के खौफ को एकदम से बाहर निकाल के फेंक नहीं सकता है। आपको सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ है? सब कुछ बिगड़ जाने का खौफ। मैं अम्मी के पास रहती थी ना तो वो हर वक्त एक ही बात को लेकर परेशान होती थी कि मेरी शादी कब होगी। फिर मेरी उम्र से शादी हुई, हालात काफी बेहतर हो गए।
और एकदम से अम्मी का इंतकाल हो गया। लेकिन उमर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत महफूज रखा, मुझे बहुत मोहब्बत दी। लेकिन फिर उमर भी मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। फिर मैंने सोचा कि मैं सारी जिंदगी उमर की अम्मी के साथ रहूंगी, उमर के नाम पे रहूंगी, और ये जानते हुए कि मेरा दामन पाक था, वो मुझ पर बहुत गलीज किस्म के इल्जाम लगाती रही। पता नहीं क्यों, और हर किस्म की तकलीफ देती रही मुझे। फिर हसन से कुछ उम्मीद बन गई थी, और कुछ देर के लिए मुझे लगा कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एकदम से वो भी सब कुछ बिगड़ गया। अब मैं यहां हूं और डॉक्टर साहब मैं खुश हूं, लेकिन मुझे हर वक्त यही खौफ रहता है कि ये सब कुछ भी बिगड़ जाएगा। मेहरबाना आपने तो फिर से मायूसी की बातें स्टार्ट कर दी। नहीं, मायूसी की बातें नहीं, मैं अपने आप को हकीकत का सामना करने के लिए तैयार कर रही हूं। अब मैं बहादुर बनना चाहती हूँ। अब जिंदगी बिगड़ भी जाए तो मैं खुद को बिखरने नहीं दूंगी। That's like a good girl. ठीक। फिल्म देखने जा रहे हैं। जवाब देते हैं, सर नहीं हिलाते। मेहरबान, क्या आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगे? क्या बात है शाह जी, आज जो मैंने आपको हिसाब बताया बस आप वहां ही करते रहे, आगे कोई सवाल ही नहीं किया। फिर वही हूँ, इतनी अच्छी फसल हुई है, आपको खुशी नहीं हुई? सही बताऊं मुंशी जी, शायद खुश रहना भूल ही गया हूं मैं। बहुत कोशिश करता हूं खुश रहने की, पर रह नहीं पाता। या यूं कहिए कि जो मेरी खुशी में खुश रहती थी वो इस दुनिया में नहीं। शाह जी, शुरू शुरू में मरने वालों की बहुत याद आती है, फिर खुद ही जिंदगी अपनी डगर में आ जाती है। आप देखिएगा, चंद ही अरसे में आपका काका इन खेतों में उछलता कूदता फिरेगा। आप उसे देखकर हंस रहे होंगे, देखते देखते वो बड़ा हो जाएगा, फिर आपकी पकड़ में नहीं आएगा। सही कहा। औलाद जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप की पकड़ में नहीं आती, ना ही सुनती है, बस अपनी मनमाती रहती है। कभी कभी एक फजूल सी जिद अपने माँ बाप की जान ले लेती। आओ आओ फरी बेटा, आओ। ये है मेरी बेटी। अच्छा जी,
क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। वो दरअसल नई जगह है ना, अभी तक मानूस नहीं हुई यहाँ के माहौल से। हाँ जी, कुड़ी अपना घर छोड़ के पराए घर आए ते मानूस होने में टाइम तो लगता है, पर ये तो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर भी चाहिए, और यहाँ तो इसके लिए सभी अजनबी हैं। अमीना खाला होती तो हमारा तारुफ कराती। मैं हसन भाई के दोस्त की बीवी हूँ और ये मेरी नंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अमीना खाला होती थी ना, तो हम अक्सर उनसे मिलने आते थे। वो आपकी बड़ी तारीफ करती थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि भाई हसन की बात तय की हुई अपने भाई की बेटी से। वो एक दफा एक अपने साथ लड़की को लेकर आई थी, हम तो समझे वो हसन की मांग है। आपकी बेटी भी बड़ी सोहनी है। ऐसे शहर की कुड़ियां तो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं। आप कितना पढ़ी हैं? परी, जवाब तो बेटा तुमसे पूछ रही है। हाँ जी। मैंने पूछा कि आप कहाँ तक पढ़ी हो? हाँ, मैंने पढ़ा है। बीए किया है मेरी बेटी ने। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दें आप। अरे आप लोग खाना खाकर जाती हैं? नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, और भाई हसन तो हमारे घर आते जाते रहते हैं, आप भी जरूर आना इनके साथ। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। फिर सानू इजाजत दो। अच्छा जी। चाहिए बेटा। अल्लाह हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया है तुम्हें फरी? कितनी बुरी बात है, वो लोग तुमसे बात कर रही थी और तुम जवाब ही नहीं दे रही थी। और मैंने तुमसे कहा था कि जरा अच्छी तरह तैयार होकर कुछ जेवर वगैरह पहनकर सामने आना, तुम ऐसे ही आके बैठ गई। और जब हसन आए तो बिल्कुल नॉर्मल रहना उसके सामने, अच्छी तरह से तैयार होकर आना। अब मेहरबान, मूवी में भी टाइम है, मैं जब तक ड्रिंक्स ले आऊं तुम बैठो, मैं आ रहा हूं। ओके? मेहरबानो, आर यू ओके? इज एवरीथिंग ऑलराइट? क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? श्योर? रात को अमीना खाला आई थी मेरे पास। अमीना खाला वो ना लस्सी लेके मेरे पीछे भाग रही थी और उनके पीछे मेहरबानो थी। वालेकुम सलाम। अरे तुम आ गए, मेरा मतलब आप आ गए। वो असल में यहाँ की औरतें ना अपने शौहरों को आप कह के मुखातिब करती हैं। मैं सोच रही थी आप आएंगे तो हम चाय पियेंगे। हाँ, तलब तो मुझे भी हो रही है, पी जा सकती है। जाओ शानों से बोलो जल्दी से चाय लेकर आए साहब के लिए।
क्या हुआ? मुझे ऐसे मुंशी साहब की एक बात याद आ रही है। कह रहे थे कि बहुत जल्द हम आपके बच्चों को खेतों में खेलता हुआ देखेंगे। एक तो ये लड़का फोन ही नहीं उठा रहा, क्या करूं मैं? भाई फिक्र मुझे भी है उसके ना आने की, मगर ये जो आप मार्च पास कर रही है ना, ये ज्यादा परेशान कर रही है मुझे। अरे भाई आमतौर से वो देर हो ही जाती है उसको आने में। आज जुमेरात है और जुमेरात को वो जल्दी घर आता है। अरे भाई किसी पेशेंट के साथ फंस गया होगा। ये जो जहनी मरीज होते हैं ना, ये बाज वक्त बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। जुमेरात को वो कोई पेशेंट नहीं देखता, आपको तो मालूम है, फिर भी आपको कोई फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है कि वो घर क्यों नहीं आया, लेकिन आपकी फिक्र की वजह कुछ और है। आपको ज्यादा फिक्र इस बात की है कि अगर वो घर नहीं आया तो कहाँ है, किसके साथ है। एक ही बात तो है फरजाना, रजा के लिए हम दोनों फिक्रमंद जरूर हैं, मगर फिक्रमंदी की वजह अलग अलग है। देखिए अहमद साहब, ये फलसफे का वक्त नहीं है। अगर रजा के किसी दोस्त का नंबर आपके पास है तो फोन करें उसे। भाई वो सारी दोस्तियां कब की खत्म कर चुका, बस उसकी तो एक ही दोस्त थी नहीं है। आप ऐसा करें, हॉस्पिटल फोन करें। की थी कॉल हॉस्पिटल भी, वो वहां से निकल गया है। फरजाना, जो अंदेशे और खशात तुम्हारे दिलो दिमाग में जन्म ले रहे हैं, इन्हें मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अपने आप को बिला वजह हलकान मत करो। उफ, इतनी बुरी चाय है, बिल्कुल फीकी। अच्छा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बनाई है। वहां से चीनी कम है, मैं डाल देता हूँ। Now try. रिया, रिया, हेलो, चाय। तुमने इसमें कुछ मिलाया है? हाँ। क्या? तुम्हारे सामने मैंने इसमें चीनी मिलाई है। हाँ, तुमने चीनी मिलाई है। मुझे नहीं पीनी। I'm sorry मेहरबान। किस बात का? मुझे तुम्हें वहां इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आप ही ने तो कहा था आप मेरी बेहतरी के लिए कर रहे थे। हाँ, देखो मैं वाकई जानना चाहता था कि तुम क्राउड में कैसे रिएक्ट करोगे। वहां चार दीवारी में रहते हुए तो तुम बिल्कुल नॉर्मल। मैं देखना चाहता था कि तुम बाहर जब लोगों का सामना करोगी तो तुम्हारी कैफियत क्या होगी। और आपको मेरी कैफियत देख के मायूसी हुई होगी। मैं डर जरूर गई थी, लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ। अब देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद आप मेरे साथ हैं। और अगर मैं तुम्हारे साथ में होता तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बहादुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि मैं बहादुर बनूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझ जैसी कमजोर डरी हुई लड़की
एक ऐसी जगह चली जाए जहां मुझ जैसे और लोग हों, सब कमजोर, सब डरे हुए, और हम एक दूसरे का कोई नुकसान ना करें। अब देखिए ना, इस दुनिया में मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे साथ बुरा होता जाता है। मैं इस ऐसी दुनिया में क्यों ना चली जाऊं जहां मुझ जैसे लोग हों और हम सब खुश रहें और हम किसी का कुछ बुरा ना करें। मैं मानो अगर तुम्हें मौका मिल भी जाए तो तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम एक बहुत बेज़रूर इंसान हो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी सिचुएशन में डाल दिया। शायद मुझे पहले तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहिए था। देखो मेहरबान, हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में बात करें, हमें देखें, हम पर हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती। हमारे अंदर एतमाद की कमी हमें इस कैफियत में डाल दिया करती है और हम खामखा खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन हमें अपनी हिम्मत से अपने अंदर के खौफ का मुकाबला करना होता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे तुम्हें इतनी जल्दी इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर साहब, कभी किसी की हिम्मत को आजमाना होना तो उस पर बोझ डालना पड़ता है, ये देखने के लिए कि वो इंसान कितना मजबूत है, उस पर मजीद कितना बोझ डाला जा सकता है। आपको देखना था कि मैं कितनी मजबूत हूँ। कोई बात नहीं, आपने बोझ डाल दिया। ओह, क्या हुआ? एक्चुअली सिनेमा में मैंने साइलेंट पे डाल दिया था। घर से कॉल्स आएंगे। आपके बीवी बच्चे तो बहुत परेशान होंगे ना? मेरे बच्चे नहीं। और बीवी? सॉरी, बहुत पर्सनल सवाल है। नहीं, इट्स ऑलराइट। मैं भी तो तुमसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछता हूँ। आप मेरा इलाज करने के लिए सवाल पूछते हैं। काश कोई मेरा भी इलाज करने वाला होता। तबीयत ठीक है तुम्हारी? फरिया, कहीं बाहर चले? नहीं, हसन, कहीं दूर ले चलो, नहीं दूर, जहां मेरा मासी मेरा पीछा ना कर सके। फरिया प्लीज, भूल जाओ जो कुछ हुआ। मैं मानता हूं कि माजी में मेरा रवैया तुमसे अच्छा नहीं रहा, लेकिन शादी हो चुकी है हमारी। और यकीन मानो मेरी बात कर, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हाल खुशियों से भर दूं, माजी में की गई गलतियों की तलाफी कर सकूं। सो प्लीज। नहीं, मासी हर गलती की तलाफी नहीं होती, नहीं होती। अरे भैया साहबजादे, आज तो भाई बहुत तंग किया आपने। लेट हो गए कोई बात नहीं, मगर टेलीफोन तो उठा लेते। कहाँ थे तुम? दरअसल मैं एक पेशेंट को अटेंड कर रहा था। देखा, मैंने कहा था ना कि भाई ये जहनी मरीज बड़ी अजीब तबीयत के होते हैं, डॉक्टर से चिमड़ जाते हैं। आज तो थर्सडे है, आज के दिन तो तुम कोई पेशेंट नहीं देखते। आज तो तुम सनमा के टिकट अस्मा के लिए लेकर आते हो। हाँ, वो अस्मा कैसी है? बल्कि मैं खुद उससे मिल लेता हूँ। देखा, वो पेशेंट के साथ था, क्या जरूरत थी इस बात पे जरा करने की? इसमें जरा की क्या बात है?
मैंने तो एक सवाल पूछा था, अगर उसका जवाब दे देता तो क्या होता? फरजाना वो घर आ गया, अब मुतमईन हो जाए। अगर वो मेरे सवाल का जवाब दे देता तो मैं ज्यादा मुतमईन होती। और हाँ, तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि हॉस्पिटल से तो वो काफी देर पहले निकल चुका है? ये अच्छा किया आपने कि सवाल उससे नहीं किया। क्यों? ठीक है वो लेट हो गया, लेकिन क्या ये बात उसको अच्छी लगेगी कि हमने 4 बार हॉस्पिटल फोन करके पूछा कि वो हॉस्पिटल से निकल गया है और उसने हमसे झूठ कहा है? अरे भाई, अगर किसी के झूठ को पकड़ भी लें तो जरूरी नहीं है कि उसको जता के शर्मिंदा किया जाए। तौबा। मैं आज लेट हो गया, काफी लेट हो गया। तुम्हें याद है एक थर्सडे को हमने मूवी देखने जाना था और मैं लेट हो गया था। जब मैं घर आया तो तुमने कहा मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक शो स्टार्ट हो गया होगा, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तेज ड्राइव करके ले जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं मानी और गुस्से में मैं अकेले ही चला गया था मूवी देखने। जब मैं वापस आया तो तुम नाराज थी और तुम्हें मनाने के लिए मैंने तुम्हें पूरी मूवी की स्टोरी ज़बानी सुनाई थी और उसके साथ गाने भी गा के सुनाए थे। तुम मान गई थी। एक बात बताना चाहता हूं तुम्हें, मैंने मम्मी डैडी को भी नहीं बताई। आज मैं मूवी देखने गया था, अकेला मूवी देखने गया था। अच्छी मूवी थी, कॉमेडी थी। तुम्हें सुनाऊंगा ना तो शायद तुम भी कह के मारती भी उठ जाओ। अहमद, रजा अभी तक अस्मा से बातें कर रहा है बैठकर। अब तो आपको इत्मीनान हो गया ना कि वो हमारी अस्मा को नहीं भूला था। मैंने ऐसे कब कहा था कि वो अस्मा को भूल गया है? मैं तो उसके देर से आने की वजह से परेशान हो रही थी। तो अब तो परेशानी दूर हो गई ना आपकी? हाँ, मगर क्या? आप उससे जरूर पूछिएगा कि वो इतनी देर कहाँ था। अरे भाई, आपके इत्मीनान के लिए सुबह उससे पूछ लूंगा, मगर खुदा रहा अब रोइएगा मत। अहमद, आप क्यों नहीं रोते? जब से अस्मा बिस्तर पर गई है आपको मैंने कभी रोते नहीं देखा। लोग ठीक ही कहते हैं कि मर्द कभी नहीं रोते। रोते हैं, मर्द भी रोते हैं, मगर आंसुओं से नहीं। देखो, हम 2 ही अफराद तो हैं, तो एक की ड्यूटी रोने की है, दूसरे की उसको चुप कराने की। और देखो कितनी दयानतदारी से हम ये ड्यूटियां निभा रहे हैं। अरे यार, चाय नहीं पीना, नहीं पीना मुझे। जाओ यहाँ से। नहीं पीना, नहीं जाओ यहाँ से। फरिया, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना, नहीं पीना। जाए यहाँ से। नहीं पीना, नहीं पीना, मुझे नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। जाओ यहाँ से, जाओ।
बेटा हसन बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? कब? रात को क्या हुआ था? रात को अमीना खाला आई थी मेरे पास। अमीना खाला वो ना लस्सी लेके मेरे पीछे भाग रही थी और उनके पीछे मेहरबानो थी। नहीं बेटा चुप रहो, ये महज तुम्हारा ख्वाब था। तुमने किसी से जिक्र तो नहीं किया? हसन को तो नहीं बताया?